तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद बेहतर ही कर रहे होंगे। अब चूँकि 2 ही दिन रह गए हैं एग्ज़ाम में, 7 और 8 को आपका सीटेट का परीक्षा होने वाली है। इसी आपकी कड़ी में उमंग क्लासेस भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, ताकि आप जब 7 और 8 तारीख को पेपर देने जाएं तो आप इतना आश्वस्त रहें कि जो आपने पढ़ा है वो काम भर का पढ़ लिया है और आराम से पेपर हो जाएगा। इसी प्रक्रिया में हम एसएसटी के ऐसे 101 सवाल लेकर आए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये आप करके जाएंगे तो आप निश्चित तौर पे देखेंगे इसमें कुछ सवाल हूबहू आपको वही पेपर में मिल जाने, या इसके एक्सप्लेनेशन में जो बताएंगे आधा से ज़्यादा आपका यहीं पर समस्या दूर हो जाएगी। तो वैसे इस पूरी क्लास को देखिए और अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से सवाल इससे पूछे गए हैं। ठीक, तो पहला सवाल कह रहा है, जो कि आपके पॉलिटी वाले सेक्शन का है, कि भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं। भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं? तो पहली बात तो समझते हैं कि जब कह रहा है सरकार, तो सरकार से तात्पर्य क्या है कि विधायी प्रक्रिया द्वारा चुनी गई सरकार। ठीक, क्योंकि भारत कैसा देश है? तो भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, जहां पर प्रत्येक स्तरों पर जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। तो सरकार के स्तर की बात कर रहा है, तो भारत में सरकार का जो सबसे ऊपरी स्तर है, जिसको हम संघ अर्थात केंद्रीय सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय सरकार। तो पहला स्तर क्या हो गया? केंद्रीय सरकार का हो गया। वहीं दूसरा स्तर की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या? राज्य सरकारों की, जिसमें चर्चा हो जाए। और तीसरे स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में इसे कह लेते हैं कौन सी सरकार? स्थानीय सरकार। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपको जानना है कि सरकार के कितने स्तर भारत में मौजूद हैं। तो 3। आप यहां जवाब लगा दिया, फर्स्ट का सी लगा दिया। एक का क्या हो गया जवाब? सी वाला ऑप्शन हो गया कि सरकार के स्तर कितने मौजूद हैं। तो 3 स्तर क्या हैं? मौजूद हैं। चलिए जरा बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल? ठीक, जरा देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि भारतीयों के मताधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्वतंत्रता से पूर्व भी था, क्योंकि साक्षर वर्ग के लोग उस समय भी मतदान कर सकते थे। पहला ऑप्शन कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि औपनिवेशिक भारत में किसी भी भारतीय के पास मताधिकार नहीं था। आप जानते हैं कि 1909 में, ठीक है, पृथक निर्वाचन व्यवस्था शुरू हुई। 1919 से महिलाओं को मताधिकार मिला, और इस तरह से मताधिकार की प्रक्रिया भारत में आज़ादी से पहले अंग्रेजों के, और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार 1919 में मिल गया, और उस समय लंदन में यानी इंग्लैंड में महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। तो ठीक है, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। कुछ भारतीयों के पास औपनिवेशिक भारत में मताधिकार था, किंतु सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। यह जवाब सही लग रहा है, क्योंकि हमें पता है कि उन्हीं लोगों को मत देने का अधिकार था जो शिक्षित थे और साथ ही साथ जो टैक्स पे करते थे। अर्थात सिर्फ 2% लोगों को ही मत था, और ये सार्वभौमिक तो हो ही नहीं सकता है। ये यानी कौन सा जवाब सही हो गया? सी फॉर कैट वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी फॉर कैट वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, जरा देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या कह रहा है? क्या कारण है कि छोटी कार्यशाला और कारखाने कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर रखते हैं? ठीक, बहुत सारे कारखाने आसपास देखते होंगे आप कि कुछ दिन रखते हैं काम पे, फिर काम से उनको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो उसी प्रकार का सवाल है। इस तरह के काम के लिए न तो तकनीकी कौशल की जरूरत होती है और न ही योग्यता की। इससे नियोक्ता पर कम दायित्व बनता है। ये कार्य मौसमी होते हैं और कामगार आवश्यकता पड़ने पर रखे जा सकते हैं। तो तीसरा तो बिल्कुल ही सही लग रहा है। एक तो पता चल गया कि सी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। ठीक है, और देखें, इस तरह के काम के लिए न तो तकनीकी कौशल की जरूरत होती, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे तकनीकी यानी स्किल्ड लोगों को भी हम फ्रीलांस के तौर पे अपने साथ रखते हैं, और जब जरूरत नहीं होती है तो उन्हें हटा देते हैं। तो पहला तो क्या है? गलत हो जाए। ठीक है, इससे नियोक्ता पर कम दायित्व बनता है। बिल्कुल, उसे जब तक जरूरत है तब तक उसने उनकी जिम्मेदारी उठाई है, जब जरूरत नहीं उन्हें क्या कर दिया? बाहर कर दिया। तो जवाब हो गया बी और सी। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? दूसरे वाले ऑप्शन में दिख रहा है क्या? केवल बी और सी। क्या हो गया? केवल बी और सी वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए जरा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक, कृषि के विषय में कौन सा कथन सही है? भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है और आज भी भारत की 50% से ज्यादा आबादी कृषि पर क्या है? निर्भर है। तो जरा देखते हैं क्या क्या कह रहा है कि लोग पूरे वर्ष अपनी भूमि या दूसरे की भूमि पर काम करते हैं।
ठीक। गांव में स्त्री पुरुष दोनों कृषि कार्य में लग रहे हैं। कह रहा है कि लोग पूरे वर्ष अपनी भूमि या दूसरों की भूमि पर काम करते हैं। ठीक, तो सवाल ये है कि पूरे वर्ष काम करने की यानी कृषि में, क्योंकि उसमें कुछ गैप होता है, आप जानते हैं रबी खरीफ और जायद के रूप में बटी हुई है, तो पूरा वर्ष वाला तो क्या हो जाए, गलत हो जाए। ठीक है, गांव में स्त्री पुरुष दोनों कृषि कार्य में लगे रहते हैं। गांव में, ठीक है, जैसा कि ग्रामीण परिवेश में महिलाएं हों पुरुष हों सभी कृषि कार्यों में लगे रहते हैं, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही दिख रहा है, यानी क्या हो जाए, केवल बी हो जाए। क्या हो जाए, केवल बी हो जाए। चलिए जरा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 5वां नंबर, कक्षा में लोकतंत्र विषय पर चर्चा करते हुए आप इसे किस रूप में प्रस्तुत करना चाहेंगे? किसकी बात कर रहा है, लोकतंत्र की बात कर रहा है। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र जब लोगों के द्वारा चुनी गई व्यवस्था। ठीक है, तो कक्षा में चूंकि इस पर चर्चा करना है तो कह रहा है किस रूप में प्रस्तुत करना चाहेंगे, एक परिवर्तनशील और विकासशील विचार के रूप में, एक सुनिश्चित विचार या प्रणाली के रूप में, एक आदर्श सरकार के रूप में और एक जन्मजात अधिकार के रूप में। लोकतंत्र का तात्पर्य ही है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अर्थात जैसे कि 5 वर्षों पे सरकारें बदल जाती हैं, ठीक है, या प्रतिनिधि बदल जाते हैं, तो यहां पर प्रगतिशील और विकासशील विचारों को, और आपको यह ध्यान देना ही है, ठीक है, ऐसा किसी भी प्रकार का सवाल आए जो समावेश की बात कर रहा हो, प्रगति की बात कर रहा हो, विकास की बात करो, वही उत्तर सही होना है, कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे क्या लगा देना है, एक परिवर्तनशील और विकासशील विचार के रूप में। परिवर्तनशील और विकासशील विचार के रूप में। बढ़ते हैं 6ठा सवाल। एक अध्यापिका जेंडर भूमिका पर चर्चा कर रही है, कौन सा उदाहरण रूढ़िवादिता तोड़ने के लिए उपयुक्त होगा? क्योंकि भारत में प्रारंभ से ही, अगर कहें कि वैदिक काल के बाद से ही महिलाओं को शिक्षा पर और रूढ़ियों में, परंपराओं में बांध दिया गया। तो जब हम इस प्रकार के विचार अपने मन में रख लेते कि महिला है, ठीक है, ट्रेन थोड़ी नहीं चलाएगी, लेकिन कुछ महिलाओं ने इस जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ा, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जिनका नाम सुरेखा यादव। ठीक है, भारत की प्रथम रेल ड्राइवर, प्रथम लोको पायलट कौन थी? सुरेखा यादव। क्योंकि आपके सिलेबस में जिसका दिया है उनका नाम है लक्ष्मी लाकरा। ये उत्तर रेलवे की प्रथम इंजन चालक बनी थी। तो पहला सवाल तो यह जो तोड़ रहा है किसको? जेंडर रूढ़िवादिता को। फिर क्या कह रहा है? जेवियर अच्छा वेतन वाली नौकरी पाने के लिए उच्च अंक प्राप्त करने के दबाव में। इसका जेंडर रूढ़िवादिता से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा देखते हैं, रुकैया हुसैन ने वायुयान चालक महिलाओं की कहानी लिखा है। यह भी बिल्कुल क्या है आपका? सही है। कौन सा जवाब हो जाए? ए और सी वाला ऑप्शन किसमें दिखा? थर्ड वाले ऑप्शन में क्या दिखा? ए और सी। क्या हो जाए? ए और सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए जरा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। माता पिता अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य क्या हैं? ठीक, शैशवा अवस्था से 6 महीने तक बच्चों की देखभाल, सहायता और पोषण करना, इसको मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यही शामिल हुआ। कब शामिल हुआ? तो 86वें संविधान संशोधन से। ठीक, कौन से संशोधन से? 86वें संविधान संशोधन से, जब शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया और साथ ही साथ 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा कि हर माता पिता का दायित्व है कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजे, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये माता पिता के भी दायित्व बनता है। सरकार तो आपको सुविधाएं दे ही रही है, लेकिन आप भेजेंगे तभी ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो जवाब हो गया 7 का बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। संविधान के किस भाग को प्रायः ही इसकी अंतरात्मा कहा गया है? तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 32, ठीक, जो कि बात करता है किसका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा किसने? तो डॉक्टर अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे माना है संविधान की क्या? आत्मा माना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर पूरे मूल अधिकार की बात करते हैं तो संपूर्ण मूल अधिकार को संविधान की आत्मा मानने वाले व्यक्ति कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें। इसके अतिरिक्त न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने 1969 में सुनवाई करते समय गोलकनाथ केस में भी कहा था कि प्रस्तावना संविधान की क्या है? मूल आत्मा। लेकिन जब बात यह सामान्यतः है तो हम किसको मान लें? प्रायः इसकी अंतरात्मा किसे कहा गया है? मूल अधिकार को, क्योंकि अनुच्छेद 32 भी किसमें आता है? मूल अधिकार। जब मूल अधिकार की बात की है तो अनुच्छेद 12 से कहां तक? 35 तक। कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं, जिसमें आप जानते
हैं कि 14 से 18 समता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध, 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का, ठीक, 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा का, और इसके अतिरिक्त 32 में क्या है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बढ़ते हैं जरा अगला सवाल क्या कह रहा है, ठीक, देखा जाए। एक अध्यापिका अपील व्यवस्था को पढ़ाते हुए छात्रों से न्यायालयों में अपील के अनुक्रम में उन्हें न्यायालयों में ले जाने का वचन देती है। इसके अनुसार विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में जाने का क्रम क्या होगा? विभिन्न न्यायालयों में जाने का क्रम क्या होगा? तो सामान्य सी बात है, अगर मूल अधिकार से जुड़ा कोई मामला नहीं है तो अपील जहां करते हैं तो सबसे पहले सेशन कोर्ट में करते हैं, फिर आप कहां जाते हैं, उसके ऊपर वाले कोर्ट में यानी कि हाई कोर्ट में, फिर कहां, सुप्रीम कोर्ट में। राष्ट्रपति के पास आप अपील नहीं करते हैं, वहां आप दया याचिका डालते हैं, ठीक। तो पहला कौन सा न्यायालय? सत्र न्यायालय, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय। हो जाए 9 का ए वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं जरा अगले सवाल की तरफ। 10वां नंबर, सामाजिक समूहों ने हाशियाकरण से सामना किया, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? हाशियाकरण, यानी समाज को ठीक हाशिए पर ले आने की बात कर रहा है। कौन से सामाजिक, ठीक, किस प्रकार से हाशियाकरण से सामना कर रहा है, बात इसकी हो रही है, ठीक है। क्या कह रहा है? दूसरों के आधिपत्य के विरोध द्वारा, ठीक। जब हम दूसरे के अधिग्रहण, आधिपत्य यानी कि उनके शासन का विरोध करते हैं, इसके द्वारा मुख्य धारा से बहिष्कृत किए जाने के विरोध द्वारा, मुख्य धारा से बहिष्कृत किए जाने के विरोध द्वारा, ठीक। मुख्य धारा से, ठीक, बहिष्कृत किए जाने का विरोध का संबंध हाशियाकरण और सामाजिक समूह से नहीं है, सशस्त्र संघर्ष द्वारा, ठीक, स्व सुधार शिक्षा द्वारा। जवाब क्या हो जाए? ए, सी और डी। क्या हो जाए? ए, सी और डी वाला ऑप्शन हो जाए। 10 का 3 वाला हो जाए। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर। गुप्त काल की कई बार चर्चा कर चुका हूं, पहले भी जो लोग अगर मुझसे जुड़े होंगे वो इस बात को ध्यान देंगे, अलग अलग समय में, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि प्रथम कुलिक की जब बात की जाती है तो प्रथम कुलिक का संबंध किससे आ जाए? तो मुख्य शिल्पकार से। किससे? मुख्य शिल्पकार को क्या कहा जाता? प्रथम कुलिक। कुलिक जो है शिल्पकार थे और प्रथम कुलिक उन्हीं समूहों का जो मुखिया होता था उसे कहा जाता था, ठीक है। चले अगले सवाल की तरफ। 12 नंबर, वह भुर्ज छाल कहां पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं लिखी गई, जिसको आप जो है भोजपत्र कहते हो? क्या कहते हो? तो कह रहा है कि भोजपत्र का जो वृक्ष है, भुर्ज, जिसे बर्च भी कहा जाता है, वो कहां मिलती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है सर। तो पहाड़ी क्षेत्र बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, कश्मीर, कहां? तो उत्तर वाले भाग में, यानी कहां पर? कश्मीर में पाए जाते हैं क्या? भोज छाल, जिस पर ऋग्वेद के सूक्त लिखे गए। जब ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त? 1028 सूक्त। कितने सूक्त? 1028 सूक्त। कितने मंडल? ठीक है, 10 मंडल, ठीक है। 10,462 क्या है इसमें? ऋचाएं हैं। क्या है इसमें? ऋचाएं हैं, ठीक। तीसरा मंडल कई बार पूछा है तो ऋषि विश्वामित्र से संबंधित, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, सविता को समर्पित गायत्री मंत्र का। 7वां मंडल वशिष्ठ से समर्पित है, जहां आपको दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। 9वां मंडल सोम से समर्पित है। चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक। 13 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती? ठीक है, शिलप्पादिकरम, वलयामती और मणिमेखले जो है, मणिमेखले लिखा, मणिमेखले जो है, ये आम लोगों के जीवन से नहीं बल्कि प्रेम कथाओं से संबंधित है। पेरिया पूर्णम जो कि 12वीं शताब्दी में लिखी गई है, ठीक, जिसमें वैसे तो इसी में हमें पता चलता है किसके बारे में? 63 नयनार के बारे में। अब ये नयनार कौन है? तो दक्षिण भारत के शैव भक्तों को, शैव संतों को क्या कहा गया? नयनार। तो अलवार कौन हुए? तो जो वैष्णव संत थे उन्हें अलवार कहा गया, ठीक है। तो याद रखिए कौन सा जवाब हो जाए? डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन पेरिया पूर्णम हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 14 नंबर कह रहा है कौन सा मेल नहीं खा रहा है? कौन सा मेल नहीं खा रहा है? बात कह रहा है खजुराहो के मंदिरों को चंदेलों ने बनवाया, बिल्कुल सही है। ऐहोल प्रशस्ति का संबंध चालुक्य से है, बिल्कुल सही है, ठीक। कांचीपुरम मंदिर पल्लवों ने बनवाया, बिल्कुल सही है। महाबलीपुरम के भी मंदिरों को पल्लवों ने ही बनवाया, इसे ही रथ मंदिर भी कहा जाता है, चोलों ने नहीं बनवाया। चोलों ने क्या बनवाया है? तो आप याद रखेंगे एक मंदिर जिसको कहते हैं तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर, चूंकि राजराज चोल ने बनवाया तो नाम पड़ा राजराजेश्वर, ठीक है, मंदिर भी कहा जाता है। तो कौन सा हो जाए? चौथा वाला, यानी डी वाला ऑप्शन जो है ये हो जाए आपका गलत है।
अगला सवाल 15 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया गलत। तवारीख चूंकि फारस में लिखी जा रही तो उर्दू नहीं बल्कि कौन सी भाषा में लिखी गई? फारसी भाषा में लिखी गई। किसमें? फारसी भाषा में। तवारीख के लेखक शहरों में रहते थे, ये तो बिल्कुल ठीक है। ये प्राय अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखते थे, ये भी ठीक है। कोई ऑप्शन दिखा? तो सर दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? 2 और 3 दोनों। 2 और 3 दोनों। पहला गलत, ठीक है, दूसरा और तीसरा सही। 16 नंबर, कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? कौन सी रचना? आसान सा सवाल है, कई बार आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि कौन सी रचना जो है जिसका सूरदास जी से संबंध नहीं है। सूर सागर तो उन्होंने ही लिखा है, सूर सरावली भी लिखा है, साहित्य लहरी भी लिखा है, क्या नहीं लिखा है? साहित्य रत्ना। सूर सागर से संबंध नहीं है, सूरदास जी से संबंध नहीं है। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया, बिल्कुल ठीक है। हमें पता है कि औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने संपूर्ण भारत पर अपना शासन स्थापित करने में असफल रहे, तो छोटे छोटे राज्य जैसे बंगाल स्वतंत्र हो गया, अवध स्वतंत्र हो गया, मैसूर स्वतंत्र हो गया, निजाम यानी हैदराबाद स्वतंत्र हो गया, ठीक है, मराठे स्वतंत्र हो गए, इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। पहला कथन तो सही है। मुगल सम्राटों की सत्ता की पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली। तो कथन ए भी सही है, आर भी सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। तो 17 का क्या हो जाए? एक वाला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाए। बढ़ते हैं 18 नंबर, किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था? आसान सा सवाल है, ठीक है। वेल्लार की बात ही कर रहा, लग ही रहा है कि दक्षिण भारत का शब्द है, और वेल्लार दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, तो कौन से क्षेत्र में? तमिल क्षेत्र में वेल्लार कहा जाता था। एक 19 नंबर क्या कह रहा है? राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। बिल्कुल, जैसे कि हम भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत, भारतीय नवप्रभात का तारा, भारतीय पुनर्जागरण का सूर्य, ये सब किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक है। सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए क्या हो? तैयार हो, ठीक है। तो कथन दोनों ही सही है, ए भी और बी भी, यानी थर्ड वाला ऑप्शन। राजा राम मोहन राय की बात आई है, उनसे जुड़ा हुआ एक फैक्ट कई बार पूछा हुआ है कि ब्रह्म समाज, ठीक है, तो याद रखिएगा 1828 में इसकी स्थापना किसने किया था? राम मोहन राय ने किया था। वही राम मोहन राय जिनको आगे चलकर, ठीक, 1831 में भारत के मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दिया। ब्रह्म समाज की दक्षिणी शाखा को वेद समाज कहते हैं, और यही जब पश्चिम में गया तो एमजी रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की भी क्या की? स्थापना किया। चलिए जरा आगे बढ़ा जाए। 20 नंबर, देखिए वही आ गया जो अभी कहा था, ब्रह्म समाज वाला ही। दक्षिण भारत में जब ब्रह्म समाज के, ठीक है, अध्यक्ष केशव चंद्र सेन दक्षिण भारत की यात्रा पे गए तो उनसे मुलाकात हुई एक व्यक्ति की जिनका नाम था श्रीधरलू नायडू। क्या नाम था? श्रीधरलू नायडू। इन्होंने ब्रह्म समाज के विचारों को दक्षिण भारत में फैलाने का एक कार्य किया, और किस नाम से अपना समाज बनाया? वेद समाज, ठीक, किस नाम से? वेद समाज के नाम से। तो जवाब आप खुद ही लगा सकते हैं कि वेद समाज किससे प्रेरित था? ब्रह्म समाज द्वारा प्रेरित था, ठीक, किससे? ब्रह्म समाज द्वारा। बढ़ते हैं 21 नंबर, ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता, ठीक, भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे, ठीक है। जब हम पेरियार की बात कर रहे हैं, जैसे उत्तर भारत में डॉक्टर अंबेडकर, वैसे दक्षिण भारत में हम किसकी बात करते हैं? पेरियार की बात करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि वो एक मनु संहिता, भगवत गीता और रामायण, चूंकि वह ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोधी थे, इसलिए ऐसे हिंदू सनातन ग्रंथों का विरोध करते थे। तो पहला तो जवाब बिल्कुल सही है। पेरियार ने देखा ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर, उच्च जाति और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। यानी दोनों ही कथन सही है, ए और ए आर की सही व्याख्या भी करता है, ठीक। तो पहला जवाब हो जाए ए वाला ऑप्शन। क्या हो जाए? ए वाला फर्स्ट ऑप्शन हो जाए। किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे? आसान सा है, जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। तो इसी क्रांति के खत्म होने के बाद उसने घोषणा किया
कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बाद अब अगला कोई बादशाह नहीं होगा, इसीलिए बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया रंगून, वहीं जाकर जहां उनकी क्या हो जाएगी मृत्यु, उनके बेटे को गोली मार दिया गया और इस तरह खत्म हुआ भारत से मुगल काल। यानी किसने कहा था? कैनिंग ने कहा था। ठीक है, बढ़िए जरा अगले सवाल 23 नंबर। किस भाषा में केसरी अखबार तो पहले कौन निकालता था? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक। ठीक, इनके द्वारा दो प्रसिद्ध पत्रिकाओं का ठीक संपादन किया जाता था, एक कौन सा? केसरी और एक कौन सा? मराठा। एक कौन सी? केसरी और एक कौन सा? मराठा। ठीक है, तो केसरी जो छपता था वो छपता था कौन सी भाषा में? तो मराठी भाषा में। और मराठा जो है वो छपता था कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। तो जवाब क्या हो जाए? मराठी हो जाए। क्या जवाब हो गया? मराठी हो गया। चलिए जरा बढ़ते हैं अगला सवाल 24 नंबर। किस अधिनियम से भारतीय संविधान द्वारा, काफी आसान सा सवाल, कई बार पूछता है तो आप तुरंत आसानी से बता देते हो कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक, कौन सा? 1935 भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, ये भारतीय संविधान के 70% का ठीक मूल आधार बनाता है। तो जवाब हो जाए सी फॉर। इसी को ब्रेक रहित इंजन कहा था किसने? तो महात्मा गांधी जी ने। 25 नंबर कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? याद रखें ये चूंकि पहले का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इसीलिए नंबर्स कुछ ऐसे लिखे हुए हैं, नंबर्स बदल चुके हैं, मैं यहां सही से लिख देता हूं। ठीक है, मार्स में यानी मंगल के पास कितने हैं? 2 फोबोस और डिमोस हैं, डिमोस जिसमें सबसे छोटा है। बृहस्पति के पास वर्तमान में हो चुके हैं कितने? 96 हो चुके हैं। ठीक है, यूरेनस यानी कि अरुण के पास वर्तमान में 27 ही हैं और ठीक, और नेपच्यून वरुण के पास कितने हैं? 14। यानी किसका बदल चुका? बृहस्पति। सर्वाधिक किसके पास है? तो याद रखिएगा शनि के पास इस समय कितने हो चुके हैं? 274 हो चुके हैं। शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी हो चुकी है? 274 हो चुकी है। ठीक, तो इसको इसी तरह से याद कर लीजिएगा, मिलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। जरा यहाँ पे देख लेते हैं कैसा है ये, ठीक, किसकी बात कह रहा है? तो ये हमने बना लिया पृथ्वी। ये बीचों बीच वाला वृत्त कौन सा हो जाए? तो ये तो सर हो जाए 0 डिग्री वाला। और 0 डिग्री का संबंध कौन से वृत्त से होगा? तो इसका संबंध तो विषुवत वृत्त से होगा। किससे होगा? विषुवत वृत्त से होगा। ठीक है, जब ऊपर 90 डिग्री की बात करते हैं तो कौन सा पोल दिखता है? सर नॉर्थ पोल। और नीचे 90 डिग्री पे कौन सा पोल दिखता है? तो सर साउथ पोल दिखता है। तो ये उत्तर ध्रुव हो गया। यहां कह रहा है उत्तर ध्रुव वृत्त, और उत्तर ध्रुव वृत्त की जब बात करता है तो एक यहां बना लिया जाए 23.5 डिग्री पे कर्क वृत्त और 66.5 डिग्री पर उत्तर ध्रुव वृत्त की बात हो जाए। ये हो जाए आपका उत्तर ध्रुव वृत्त की बात हो जाए और ये हो जाए आपका उत्तरी ध्रुव हो जाए। अब इनके बीच की ठंडी की बात करें, जब सूरज की किरणें कर्क रेखा तक ही जा सकती हैं तो ऊपर वाले हिस्से में ठंडी तो रहेगी ही, इसीलिए इन क्षेत्रों में शीत कटिबंध पाया जाता है। तो पहला तो सही है, सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम ऊष्मा देती हैं। ये भी कथन क्या है? सही है। यानी कि ए और आर दोनों क्या है? सही है और सही व्याख्या भी करता है। ए वाला ऑप्शन हो जाए। चलिए बढ़ते हैं जरा अगले सवाल की तरफ। 27 नंबर, सूर्य पूर्व में उदय होता है। आसान सा सवाल, क्योंकि पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब। देखिए कोई लिख रहा है कहीं पर, क्योंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसीलिए हमें सूर्य कौन से दिशा में उगता दिखता है? पूर्व दिशा में दिखता है। 28 नंबर, भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय 9 AM है। चंडीगढ़ के पास 76:45 और कलकत्ता के पास 88:15। आसान सा सवाल। क्या आसान है? सर पहले से आप बता चुके हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 4 मिनट। पूरब में जाऊंगा तो प्लस, पश्चिम में जाऊंगा तो माइनस, इतना तो पता है। और भारत का मानक समय है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, जो कि प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है। तो चलिए भारत का समय ये बना दिया मैंने, क्या? ठीक है, 82.5 डिग्री। ठीक है, पूर्वी वाला। यहां कितना बज रहा है? तो 9 AM, ये हमारा मानक समय है सर। चंडीगढ़ तो 82 से पहले आएगा क्या? 76:45। यहां पर लिख दिया आपको चंडीगढ़। क्या लिख दिया? चंडीगढ़। ठीक है, कितना लिख दिया जाए? 76 डिग्री 45 मिनट। आगे देखते हैं जरा। ठीक है, 88:15 किसका दिया है? कोलकाता का दिया। ये कोलकाता लिख दिया।
इनका कितना है 88 15। अब यहां से यहां तक चलने मैं 82.5 पे खड़ा हूं, मुझे जाना है 88 15 पे, तो पहले तो 30 चलूंगा 83 पे आ जाऊंगा, और 83 या 5 88, यानी 5 45 हो जाए। कितना हो जाए 5 डिग्री 45 मिनट। इधर चलेंगे तो इधर भी कितना आ जाएगा 5 डिग्री 45 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, तो सर 4 मिनट, तो 5 डिग्री बराबर कितना हो जाए 20 मिनट हो जाए। ठीक है, और यहां 45 मिनट लिखा हुआ है, 60 बराबर 4 तो 45 बराबर 3, और 3 मिनट जोड़ दूंगा तो कितना मिनट 23 मिनट। इधर भी कितना मिनट 23 मिनट। घटा दूं 9 बजे में 23 मिनट घटाऊंगा 8:37 चंडीगढ़ में बजेगा। चंडीगढ़ का समय 8:37 AM हो जाएगा और कोलकाता का समय 9:23 AM हो जाएगा। देख लीजिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या सर। ठीक है, चंडीगढ़ पहले दिया है तो 8:37, ठीक है, और कोलकाता बाद में, यानी जवाब हो जाए डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन हो जाए। चलिए बढ़ते हैं जरा अगले सवाल की तरफ। दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है। किसकी बात कर रहा है, दक्कन का पठार। तो ये बनाया, चलिए नीचे वाला हिस्सा बना दिया। ठीक है, ये है आपका दक्कन का पठार बना दिया। अब खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। तो सर यहां तो एक पर्वत है जिसको हम लोग नाम देते हैं पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट के ही, ठीक है, एक और नाम इसी को किस नाम से जाना जाता है सर, तो सहयाद्री कहा जाता है, जिसमें विशेष तौर पे उत्तर वाला, तो पश्चिम में क्या दिख जाएगा आपको, सहयाद्री दिख जाएगा। ठीक है, चलिए जरा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है, मिलान करना है संगमरमर। तो संगमरमर तो सर चूना पत्थर या डोलोमाइट से बनता है, यानी अवसादी से बन के रूपांतरित हो गया, तो सर इसको मिला दिया जाए कायांतरित से। बलुआ पत्थर नाम में ही बालू है, तो किससे मिला दिया जाए, तो इसको मिला दिया जाए अवसादी सेल से। कोयला जीवाश्म ईंधन से, ग्रेनाइट को आग्नेय सेल से। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए में 4 बी में 1, कोई दिखा सर, दिख गया, ए वाला ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। तटबंध नाम से ही तटबंध, तट के किनारे बांध कौन बना सकता है, तो सर नदी बना सकती है, तो तटबंध को नदी से जोड़ दिया। ठीक है, छत्रक सैल हिमोड़, नाम से ही हिमोड़ है, तो कौन बनाएगा, तो सर ग्लेशियर यानी हिमनद बनाएंगे। छत्रक सैल की बात कर रहा है, तो जब पवन बहती है तो अपने साथ बालू वगैरह को लाकर एक जगह पर इस तरह से अवक्षेपित कर देती है, जैसे मशरूम के आकार का, इसे ही छत्रक सैल कहते हैं। स्टैक कौन बनाता है, समुद्री तरंगे बनाती हैं। कोई ऑप्शन दिखा, ए में 3 और डी में 4। सॉरी, अच्छा क्या पूछा था, सॉरी कौन सा सही पूछा था। ठीक है, मैंने सारा मिला दिया, आप देख लीजिएगा वैसे कौन सा सही दिख रहा है आपको, बी और डी वाला कौन सा दिख रहा है, बी और डी, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए। लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है। आसान सा, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। लद्दाख तो सर एकदम ऊंचाई पे है, कश्मीर से भी आगे है, तो यानी ऊंचाई, तुंगता, एल्टीट्यूड कौन सा वाला, ठीक है, दिख जाए, ऊंचाई दिख जाए। अगला सवाल, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, ठंडी क्षेत्रों में वायु भारी होती है। बिल्कुल यही कारण है कि जब गर्म हवा ऊपर जाती है तो ऊपर जाकर, ठीक है, ठंडा हो जाएगी, ठंडा होगी तो भारी होगी, भारी होगी तो क्या होगी, वर्षा होगी। यानी कि कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। तो कथन तो दोनों सही है। ठीक है, सॉरी एक बार फिर से देख लिया जाए। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। ठीक है, नहीं ठीक है, इसका जो है कथन तो सही है। ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी इस वजह से नहीं हो रही है कि ठंडी हो रही, ठीक है, या ठंडे क्षेत्रों में नहीं, बल्कि वो ठंड की वजह से नीचे आ रही है। तो कथन सही है और कारण क्या है इसका, गलत है। ठीक, कथन सही है और कारण क्या है, ठीक है, गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है, जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं की बात कर रहा है। ठीक, जरा देख लिया जाए। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इससे आप लंबे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क, और जब फोन करते हैं तो एक ही व्यक्ति से आप संपर्क कर सकते हैं ना। ठीक है, तो क्या जवाब हो जाएगा आपका, सेलुलर फोन हो जाए। क्या हो जाए, सेलुलर फोन हो जाए। ठीक है, ये व्यक्तिगत संपर्क में आ जाता है।
भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहां नहीं पाई जाती है? भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहां नहीं पाई जाती है की बात कर रहा है। यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में तो सही लग रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया में भी सही है। दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में, चूंकि अफ्रीका महाद्वीप अब जब इस नीचे वाले हिस्से की बात किया जाए तो हिंद महासागर से लग रहा है ना, इसका जो है यहां के ठीक है प्रदेश से कोई लेना देना तो होगा नहीं, तो आसान सा हो गया, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका हो गया। ठीक है, चलिए जरा आगे बढ़ा जाए। निम्न संसाधनों पर विचार करिए, उपयुक्त में से कौन से प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के क्या हैं, उदाहरण हैं। किसकी बात कर रहा है? नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण। तो ये बताइए अभ्रक खत्म होगा कि नहीं होगा? तो सर अभ्रक तो जमीन से आ रहा है तो खत्म तो होना तय ही है, यानी ये तो नवीकरणीय नहीं है। वन ये तो प्राकृतिक है और नवीकरणीय में भी आ जाए। ठीक है, प्राकृतिक गैस भी खत्म हो जाएगा। ठीक, और जो है मृदा ये तो रहेगा ही, जल ये भी रहेगा। बी डी ई कोई ऑप्शन दिखा क्या? थर्ड वाला ऑप्शन हो जाए। नवीकरणीय क्या? जो समाप्य नहीं है। अगला, मृदा के विरचन या गठन में कौन से कारक प्रमुख भूमिका निभाते हैं? ठीक है, मृदा के गठन में कौन से कारक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जरा देख लिया जाए। ठीक है, मूल चट्टान ये तो ठीक लग रहा है। जलवायु संबंधी कारक ये भी ठीक लग रहा है। ठीक है, यानी केवल ए नहीं होगा, बी तथा सी नहीं, केवल डी नहीं, ए तथा सी क्या हो जाए? ए तथा सी ये प्रमुख भूमिका, मुख्य भूमिका की बात कर रहा है। तो क्या? जलवायु संबंधी, जैसी जलवायु वैसी मृदा का प्रकार। कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः साहूकार और छोटे किसान के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। ठीक है, कह रहा है कि कर्ज का जाल, आप खुद से सोच सकते हैं कि छोटा किसान होता है, उसको खेती के लिए पैसे की जरूरत होती, किसके पास जाएगा? साहूकार के पास जाएगा। और इस तरह से जब वो चुकता नहीं कर पाता, उसके जाल में फंसता जाता, और अंततः साहूकार उस किसान की भूमि पर क्या कर लेगा? कब्जा। तो साहूकार और क्या हो जाए? छोटे किसान। कुछ पुस्तकों में विशेषतः आप एक पुस्तक पढ़ते होंगे यूथ कंपटीशन वाली, वहां पर इसका जवाब छोटे किसान और खेतिहर मजदूर लिखा, जो कि सही नहीं है। जवाब है साहूकार और छोटे किसान, इसका क्या है? सही जवाब है। 39 नंबर, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला जरा देखा जाए। संचार माध्यम से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, न कि। बिल्कुल, आजकल की यही तो समस्या है कि मीडिया जो है पक्षपातपूर्ण व्यवहार अपनाता है, किसी एक पक्ष को सही दिखाता है, दूसरे पक्ष को। ये नहीं होना चाहिए। असली लोकतंत्र यही है कि इसलिए मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाए। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। भारत में सरकार ठीक है कौन से स्तर पे कार्य करती है? तो आप जानते हैं कि राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, यानी कि राज्य, यहाँ चूंकि स्थानीय स्तर लिखा नहीं है इस वजह से राज्य लगाएंगे और राष्ट्रीय लगाएंगे। कोई ऑप्शन दिख रहा है? बी और सी, दूसरा वाला ऑप्शन सर सही है। बढ़ते हैं जरा अगले सवाल की तरफ। कौन सरपंच की तरह काम करता है? ग्राम सभा का सचिव सरपंच होगा क्या? नहीं। बीडीओ जिसको आप बोलते हो, खंड विकास अधिकारी, सचिव होगा? नहीं। अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित एक वार्ड सदस्य, यही ठीक लग रहा है। यही सरपंच की तरह क्या करता है? कार्य करता है। बारी बारी से वार्ड सदस्य भी नहीं। 41 का क्या हो जाए? सी वाला हो जाए। चलिए जरा अगला सवाल, लेबर चौक किसे कहते हैं? ठीक है, हर शहरों में, अधिकांश शहरों में लेबर चौक नामक क्या होती हैं? कुछ जगहें होती हैं। ठीक है, पूछ रहा है लेबर चौक किसको कहा जाता है? ऐसी जगह जहां बेगारी की प्रथा नहीं, बेगारी की प्रथा को लेबर से लेना देना, बेगारी भारत में अब जानते हैं अनुच्छेद 23 और 24 आपने शोषण के विरुद्ध अधिकार में पढ़ा है कि ये बैन है। ऐसी जगह जहां मजदूरों की बिक्री, सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। बिल्कुल सही लग रहा है। तो हर रोज सुबह आते हैं, लेबर चौक पे खड़े हो जाते ताकि लोग आएं और वहां से अपने कामों के लिए इनको लेकर क्या जाएं। ऐसी जगहों को ही क्या कहते हैं? लेबर चौक कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का क्या है? एक साधन है। ठीक है, ठीक तो लग रहा है। ठीक, आगे देखा जाए जरा। ठीक, और व्यापारियों की आमदनी, अच्छा बुनकरों की संस्था होगी तो व्यापारी की आमदनी थोड़ी ना बढ़ाएगी। ठीक है, यानी दूसरा वाला तो गलत हो गया सर। तो जवाब हो जाए केवल एक सही है, केवल ए सही है। बढ़िए जरा अगले सवाल 44 नंबर।
चलिए ठीक है, 2 बार आ गया है नंबर, जरा ध्यान से देखिएगा। ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र जो है समय के अनुसार बदलता रहता है, यही लिखा होगा। व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, नए अर्थ देने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। यानी ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की क्या है, सही व्याख्या है। चलिए जरा अगला सवाल, जेंडर असमानता का समाधान कौन से स्तर पर किया जाए? केवल याद रखें, जहां केवल वो गलत, ठीक है, निगेटिव वर्ड है केवल, परिवार और समाज नहीं, जो सबसे बड़ा ऑप्शन दिखे ये भी याद रखना है, परिवार, समाज और सरकार के स्तर पे काम करना होगा। किसके स्तर पर? ठीक है, परिवार, ठीक, समाज और सरकार के स्तर पर क्या करना होगा, कार्य करना होगा। चलिए जरा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो लिखा है सर 25 से 28 में। संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये भी 32 में लिखा हुआ है, ये 25 हो जाए, ये 32 हो जाए। प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना, ये तो सर 21 के क में लिखा है। संपत्ति का अधिकार पहले होता था 19(1) का च में और अनुच्छेद 31 में, इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा निश्चित कर दिया गया। ठीक है, तो जवाब हो जाए कौन सा, सी फॉर कैट वाला ऑप्शन। चलिए जरा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्कूलों में मध्याह्न भोजन का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त कौन से मौलिक, मिड डे मील की बात कर रहा है, याद रखिएगा। मिड डे मील वैसे तो जब पूछता है कि भारत में कब शुरू हुआ, तो आप साल क्या बताना होगा आपको, 1995। किसकी बात कर रहे हैं, एमडीएम की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन भारत में एक मुख्यमंत्री हुआ करते तमिलनाडु राज्य के कामराज, 1961 में ही शुरू कर दिया था, लेकिन भारत पूछेगा तो आप 1995 ही। समानता, ठीक है, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्र नहीं, भोजन किसके लिए जरूरी है, जीवन के लिए जरूरी है, इसलिए अनुच्छेद 21 में भोजन पाने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार में आता है। चलिए जरा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? किसकी बात करें, आप सुनते भी होंगे, देर से मिला हुआ न्याय कभी न्याय नहीं होता, वो न्याय की मौत है, वो इंसाफ का क्या है, कत्ल कहलाता है। ठीक है, जरा देखते हैं क्या होगा। नौकरशाही में लाल फीताशाही, नौकरशाही का ठीक न्यायालय से कोई लेना देना नहीं, वो अलग प्रक्रिया है। अपील की लंबी व्यवस्था जो कई स्तरों से, ये भी अपील तो ठीक है न्याय को और बेहतर करने का माध्यम है। आरोपी को जमानत नहीं, न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित रूप से देरी होना, एक लंबा, इसलिए कहते हैं ना यहाँ तारीख पे तारीख मिलती है। आपने सनी देओल वाला वो डायलॉग सुना होगा कि तारीख पे तारीख वाली, ठीक, उस दामिनी फिल्म का। तो उसी प्रकार क्योंकि यहाँ पर प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए इंसाफ का कत्ल हो जाता, खबरों में आता। ठीक है, आपने सुना कि एक रेलवे कर्मचारी 1987 में 50 रुपये के भ्रष्टाचार के लिए, रिश्वत के लिए, उसको जो है ठीक है नौकरी से निकाल दिया गया। ठीक, 2019 में उस व्यक्ति की नौकरी से निकल गया, पूरा जीवन ऐसे ही बीत गया, कभी सिक्योरिटी गार्ड बना, लड़ता रहा रेलवे से, ठीक, रेलवे लेकिन हार नहीं माना, उसके खिलाफ लड़ा। 2019 में कोविड में उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई और 2025 में सुप्रीम कोर्ट उसे बरी करता है उस 50 रुपए के भ्रष्टाचार से। अब बताइए इस इंसाफ का क्या लेना है, इस इंसाफ को लेकर क्या रहेगा, क्योंकि उसकी तो मृत्यु 2019 में हो चुकी थी। ये है न्याय व्यवस्था, इसी के लिए इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं 48 नंबर। 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो किसके अधिकार को, तो वनवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। अनुसूचित जनजातियों के, ए और बी कोई ऑप्शन दिखा क्या, तो सर सी फॉर कैट वाला ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा, सी फॉर कैट वाला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, चलिए जरा बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राचीनतम गांवों के प्रमाण मिले हैं? तो हमें पता है सर प्रारंभिक मानव तो रहता था कहां पे, सुलेमान पहाड़ी के आसपास में, 8000 साल पहले, जिसका साक्ष्य एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है। तो कहां रहता था, ठीक है, सुलेमान पहाड़ी। सुलेमान पहाड़ी से थोड़ा आगे आया तो उसने बस्ती बनाया, कहां पे, तो मेहरगढ़, वही मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, यानी जवाब हो जाए क्या, मेहरगढ़। क्या हो जाए जवाब, मेहरगढ़, इसका क्या हो जाए, जवाब हो जाए। चलिए जरा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, यहां आपको क्या करना है, मिलान करना है। कुछ किताबों के नाम दिया हुआ है, कुछ यहां पे नाम दिए हुए हैं लेखकों के, आपको बताना है कौन सा जवाब इसमें क्या है, सही है। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं कि किसको किससे मिला दिया जाए। ठीक है, नाइजेल वार्डन, द चेन, एक सेकंड जरा, द चेन्स
दैट बाइंड अस ए हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एट द केप है, ठीक है। और के एस सिंह की बात की जाए, इनका क्या है, बिरसा मुंडा एट हिज मूवमेंट की बात करता है, ठीक। इसके अतिरिक्त जो है बात किया जाए, कोहेन क्लार्क व हास्विन ने लिखा द इकोनॉमी ऑफ सब्सटेंस एग्रीकल्चर की, और वेरियर एल्विनेस भामराव हिमालय ने लिखा सॉन्ग्स ऑफ द मैकल लिखा। तो जवाब क्या हो जाए, ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन हो जाए, ठीक है। कौन सा हो जाए, ए फॉर एप्पल वाला क्या हो जाए, ऑप्शन हो जाए, ठीक। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इस जीवन में थक कर हार कर बैठ जाना नहीं है। कहा भी गया है, लिखा भी है कि थक कर बैठ जाना मंजिल नहीं होती, छोटे प्रयासों में भी जीत छुपी होती है। हर दिन एक नई शुरुआत है, जो आज है वही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आप जब प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे होते हैं ना, तो आपके अंदर बहुत बार निराशा भी आ जाती होगी, असफलता से डर जाना, लेकिन असफलता से डरना नहीं है। हर दिन नए प्रयास से एक अपनी, ठीक है, आपने एक लाइन कहीं ना कहीं सुना भी होगा कि सचिन तेंदुलकर या राहुल द्रविड़ की बात करें, हम उनकी महानता की बात करते हैं, लेकिन वो सफल होने से ज्यादा असफल हुए होंगे। कई बार वो क्रिकेट में 0 पे आउट हुए होंगे, 10-20 कई मैचों में हार गए होंगे, लेकिन आज जब बात करते हैं तो उनकी महानता की, क्योंकि उन्होंने सीखा किससे, ठीक है, अपने फेल्योर से, ठीक है। तो जब आप अपनी सफलता, यानी याद रखना है कि अपनी असफलता को जाया नहीं जाने देना है। जिस दिन आपने असफलता में अपने आप को, ठीक, कंफर्ट महसूस करा लिया, ठीक है कोई बात नहीं, इस परीक्षा में फेल हो गया, अगला परीक्षा दूंगा, कंफर्ट नहीं आना चाहिए, असफलता को जाया नहीं जाने देना है, ठीक है। चलिए जरा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं, किस अमेरिकी भूवैज्ञानिक ने लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन में छत्तीसगढ़ की यात्रा किया। माइकल फैराडे का संबंध तो विद्युत वगैरह से आता है, ठीक है। जवाब है कि हाँ, चार्ल्स वेल्ड। क्या है जवाब, चार्ल्स वेल्ड ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की। और आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक खान है सर, कौन सी खान, तो बैलाडीला की खान, जो कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान है। कौन सी, बैलाडीला की खान जो है। चलिए जरा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है कि हस्तबिहिस्त की सही व्याख्या है। हस्तबिहित जुड़ा किससे है, तो मुगल काल से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, मुगल काल से। चारबाग प्रणाली याद होगा ना, जो बाबर लेकर आया था। कौन लेकर आया था, बाबर लेकर आया था। तो कह रहा है कि हस्तबिहिस्त की सही व्याख्या क्या है, तो एक केंद्रीय कक्ष जो कितने कमरों से घिरा हो, 8 कमरों से घिरा हो, यही कहलाता है क्या, हस्तबिहिस्त। ये मुगल वास्तुकला के अंतर्गत आता है। चलिए जरा आगे बढ़ा जाए, ठीक। निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम में व्यवस्थित देशों की सही सूची है जहां भारत से बौद्ध धर्म का क्या हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। तो भारत से निकला तो कहां गया, तो भारत से निकलकर कहां गया, ठीक है, तो ये पहुंचा, चीन में पहुंचा। इसके बाद कोरिया, इसके बाद जापान, ठीक है। जब चीन की बात करें तो तिब्बत है विशेषता, ठीक है। ये भारत से निकलकर दीपांकर जैसे गुरुओं ने, ठीक है, याद रखिएगा, दीपांकर एक प्रसिद्ध धर्मगुरु हुए, बौद्ध गुरु हुए, जो इसे लेकर कहां गए थे, तिब्बत। तिब्बत पर अब किसका अधिकार, चीन का। तो जवाब हो जाए सी वाला ऑप्शन। बढ़िए 54 नंबर। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथानियल हॉलहेड प्राचीन भारतीय ग्रंथों की खोज में व्यस्त थे। वे प्राच्यवादी थे। ये वे क्या थे, प्राच्यवादी थे, ठीक। तो जरा देखते हैं, ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी, भारत में बहुत सारे अंग्रेज हैं, और उन्होंने जब भारत के ग्रंथों, पुराणों और उपनिषदों, विशेष तौर पर उपनिषदों को पढ़ा, तो उन्हें लगा कि इससे सुव्यवस्थित ज्ञान दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं। तो उन्होंने भारत की इस प्राचीन शिक्षा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्हें ही कहा गया प्राच्यवादी कहा गया। तो दोनों ही कथन क्या हैं, सही हैं। बाकी हम नाम जानते हैं, इसी प्राच्यवादियों में एक नाम रम्या रोला का है, जिन्होंने विवेकानंद की क्या लिखी थी, जीवनी भी लिखा था। बाकी आप जानते हैं विलियम जोन्स ने जो है, ठीक, भारतीय ग्रंथों, कालिदास का एक नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था अंग्रेजी में। दोनों ही सही हैं। अगला सवाल 55 नंबर। चोल साम्राज्य की भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करिए और उपयुक्त विकल्प का क्या करिएगा, चयन करना है, ठीक है। तो मिलान कर दिया जाए किससे, तो एक को मिला दिया जाए, पल्ली चंद्रम को मिला दिया जाए जैन संस्थानों को दान की गई भूमि से। किससे मिला दिया जाए, ठीक है, जैन संस्थानों को दान की गई भूमि से, ठीक है। अगला जो है साला भोग की बात किया जाए, तो इसको मिला दिया जाए किसी विद्यालय के, ठीक है, पाठशाला से बना है, रख रखाव के लिए भूमि से मिला दिया जाए, ठीक है। देवदान की अगर बात किया जाए, ठीक, तो देव नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि मंदिरों से। अब दिख गया होगा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर, बी वाला ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन, बी फॉर बॉल वाला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। चलिए जरा, ठीक, आगे बढ़ते हैं।
मध्य भारत में बेवर, ठीक है, बेवर आपने सुना होगा, कौन सी खेती, स्थानांतरित खेती, बेवर, दहिया, कुमारी, झूम, ठीक है, ये सब कौन सी खेती हैं, ठीक है, तो यह स्थानांतरित खेती वह खेत जिसे कुछ समय के लिए बिना कृषि के छोड़ दिया जाता है। इस झूम कृषि के लिए लिखा, साफ साफ ही लिखा है, याद रखिएगा, बेवर, दहिया, कुमारी, पामा, डाबी, ठीक, ब्रिंगा, ये सब किसके नाम हैं, तो ये भारत में प्रचलित झूम खेती या स्थानांतरित कृषि के क्या हैं, नाम है। अगला सवाल, किस सुधारक ने मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह के समर्थन में संगठन, याद रखिएगा विधवा विवाह के लिए तो सबसे प्रमुख नाम किसका आता है, तो सर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आता है, ईश्वर चंद्र विद्या। इन्हीं के प्रयासों से 1856 में, ठीक है, क्या पारित हुआ था, तो सर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, ठीक। यही वो प्रथम व्यक्ति थे, यानी कि भारत में विधवा विवाह कानूनी तौर पे मान्य, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बड़े बेटे की शादी जो कि दिसंबर 1856 में कानूनी तौर पे दर्ज हुई। इसे पश्चिम में बढ़ाया डीके कर्वे ने बढ़ाया, और कहा है कहां, दक्षिण में, तो दक्षिण में इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाया किसने, वीरेशलिंगम पंतुलू ने, ठीक है। मद्रास की बात किया है तो किसने, वीरेशलिंगम पंतुलू ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ओरु जाति, ओरु माथम, औरु देवम, मनुष्यम, मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर कथन किसका है, ठीक है। तो एक, ठीक, विशेष तौर पे ये जुड़े थे किससे, दलित समाज के उद्धार से। और जब दलित समाज के उद्धार की बात आती है तो विद्यासागर तो हो गए विधवा पुनर्विवाह से हो गए, दयानंद आर्य समाज से हो गए, शुद्धि आंदोलन चला, अरविंदो जी राष्ट्रवादी नेता थे, बच गए कौन, एसएनडीपी वाले कौन, श्री नारायण गुरु जी, ठीक है, ठीक, कौन, श्री नारायण गुरु ने नारा क्या दिया, मानव एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर की क्या की इन्होंने नारा दिया था। 59 नंबर क्या कह रहा है, भक्ति संतों की रचनाएं अत्यधिक लोकप्रिय हुई, ठीक है। अगला देखते हैं, इन संतों की अधिकांश रचनाएं क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, ठीक है। तो बिल्कुल दोनों ही कथन क्या है, सही है। बहुत सारे भक्ति संत की जब बात करते हैं, याद रखिए भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से शुरू हुआ था, आदि गुरु शंकराचार्य के माध्यम से। अद्वैतवाद के समर्थक हुआ करते, भारत में 4 मठों की स्थापना किया, उत्तर में बद्रीनाथ हो जाए, दक्षिण में श्रृंगेरी हो जाए, पूर्व में पुरी जगन्नाथ हो जाए और पश्चिम में द्वारकाधीश हो जाए, ठीक है। इन 4 जगह पर उन्होंने स्थापना किया किसका, ठीक है, मठों का, उनके द्वारा शुरू हुआ। उत्तर भारत में लाया किसने, रामानंद जी ने लाया, और रामानंद जी के शिष्यों में वही कबीर हैं, ठीक है, आपने नाम सुना होगा। तो यहां दोनों ही, और उन्होंने क्षेत्रीय भाषा को अपनाया, इसी वजह से ज्यादा प्रचलित हुए। कौन उन पहले चित्रकारों में जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया था, आसान सा सवाल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ठीक है, कि वह कौन पहले चित्रकारों में जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली, ठीक, विकसित करने में क्या दिया था, योगदान दिया था। तो नाम है किसका, राजा रवि वर्मा का। वैसे एक नाम याद रखिएगा, ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इनका भी संबंध राष्ट्रीय कला की नई चित्रकला से क्या है, संबंध। टैगोर परिवार से हर व्यक्ति भारत के, ठीक, विकास में प्रमुख योगदान निभाया हुआ है, ठीक है। नंदलाल बोस का नाम आया, इनका किससे जुड़ा है, तो सर ये तो वही व्यक्ति हैं ना जिन्होंने संविधान को सजाने का कार्य किया था, ठीक है। 2 लोग थे, नंदलाल बोस और एक और नाम ब्यूहर राम मनोहर, और ये दोनों लोग कहां से जुड़े थे, तो शांति निकेतन से जुड़े हुए थे। चलिए बढ़ते हैं जरा अगले सवाल की तरफ। कुछ पत्रिकाएं लिखा हुआ है, मिलान करना है, आसान सा है तो आसानी से मिला भी दिया जाए। तो मिरातुल अखबार तो हम तो सर जान ही रहे हैं, इसका संबंध किससे है, राजा राम मोहन राय से है। किससे है, राजा राम मोहन राय से है, ठीक। अगला सवाल जो है, ठीक है, देखिए किस और किसको किससे मिला दिया जाए, अमृत बाजार पत्रिका को मिला दिया जाए, ठीक है। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल, अमृत बाजार पत्रिका नाम सुना है, एबीपी न्यूज, ठीक है, आजकल सुनते होंगे ना, ठीक। न्यूज एक चैनल है जो कि बहुत ज़्यादा आए दिन आप सुनते रहते हैं, कई ऐसी खबरें भ्रामक तौर पे भी चला दी जाती हैं इन लोगों के द्वारा। सोचिए कि एक समय में राष्ट्रवाद की इन्होंने अलख जगाई थी, किसने, बाबू शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने, 1870 के दशक में। तब से चल रहा, किस नाम से, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, एबीपी न्यूज इसलिए कहलाता है, ठीक है। इंडियन मिरर को मिला दिया जाए किससे, तो इससे मिला दिया जाए, ठीक है, देख लेते हैं जरा, ए में 4, ठीक है, बी में हो जाए आपका, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर से मिला दिया जाए, और सुधारक को किससे मिला, जीजी अगारकर से मिला दिया जाए,
ठीक है, कौन सा जवाब मैच कर गया? ए में 4, बी में 3, कोई दिख रहा है? तो बी वाला ऑप्शन हो जाए। ठीक है, चलिए जरा अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर, बांडुंग में भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। कि कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी घटना पहले हुई थी, इसे जो है ठीक है हमें कालक्रम में। योजना आयोग की स्थापना, ये तो हो ही गया, ये पहला साल यहां लिखा हुआ है। ठीक है, जरूरत ही नहीं है इसे क्रम में लगाने की। ठीक है, आपको दिख ही गया कि सी पहले हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। कर्क विश्व एक ही महाद्वीप है ऐसा। ठीक है, एक महाद्वीप जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक, नीचे हो जाए जिसके कौन सा? तो अंटार्कटिक हो जाए। नीचे जिसके क्या हो गया? अंटार्कटिक। इधर जिसके क्या हो गया? तो सर अटलांटिक हो गया। इधर जिसके क्या हो गया? तो सर भूमध्य सागर हो गया। ठीक है, और इस तरफ एशिया महाद्वीप और यहां पे हिंद महासागर। कौन सा महाद्वीप? और इसी से गुजर रही हैं तीनों रेखाएं, यानी कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप हो जाए। अगला सवाल 64 नंबर, भारत में केंद्रीय सरकार के खुलने का समय। ठीक है, आसान सा सवाल है। भारत का समय कितना बज रहा है? 9 बज रहा है। भारत का डिग्री 82 डिग्री, यानी कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां का पूछा है? भोपाल पूछा है, और भोपाल तो पहले आ जाएगा ना प्रयागराज से। 77-15 है इसका। ठीक है, और किसका पूछ रहा है? गंगटोक तो इधर आ जाएगा, कितना है? 88-30 है। ठीक, अंतर निकालना होगा, अंतर इधर भी निकालना होगा। 82.5 पर हूं, आधा चलूंगा यानी 30 चलूंगा, 83 पे जाऊंगा। 83 5 88 और 30 यानी कि 6 डिग्री। ठीक है, कितना? 6 डिग्री। इधर चलूंगा 82.5 में। ठीक, कितना चलूंगा? 82.5, आधा चलूंगा तो आ जाऊंगा 82 पे, और 82 में से ठीक है कितना घटा दो? 4 घटा दो, यानी 4.5। ठीक है, और 5 45। ठीक, एक सेकेंड जरा देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ठीक 9 बज रहा है, और ठीक कितना हो जाएगा? 82 है। 82 30 77 15 घटा दिया जाए। ठीक है, 30 में से इधर चला गया, 82 में से 5 और 15, 5 कितना हो गया? 15। 5 चौक के 20 मिनट। ठीक, 5 चौके कितना मिनट? 20 मिनट, और 15 का मतलब कितना मिनट? 1 मिनट। इधर कितना मिनट? 24। ये पूरब में जा रहा है तो प्लस कर दूंगा, तो यहां हो जाएगा 9:24 मिनट। इधर ये पश्चिम में जा रहा है तो माइनस करूंगा, 9 बजे में से 21 मिनट घटा दूंगा, कितना आ जाएगा? 8:39। अब देख लिया जाए, कोई जवाब दिख रहा है क्या? सर सी वाला ऑप्शन दिख रहा है, 8:39 पूर्वाह्न और 9:24 पूर्वाह्न, एएम की बात किया है। चलिए बढ़ते हैं जरा अगले सवाल की तरफ। जब हम भारतीय शहरों से कनाडा के एक बड़े शहर सस्केचुआन 97 डिग्री पश्चिम की यात्रा करेंगे, हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गवाएंगे यदि शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को नजरअंदाज कर दिया जाए? किसकी बात कर रहा है? ठीक है, आवश्यक। ठीक, आवश्यक समय को कितनी की बात किया? भारत कितने पर है? भारत से चल रहे हैं तो भारत है 82.5 पर। ठीक है, ईस्ट में। जाना कहां है? ये बीच में 0 डिग्री आ गया। कहां तक जाना है? 97 डिग्री 30 मिनट तक। कहां तक जाना है? 97 डिग्री 30 मिनट। कह रहा है कितने घंटे अर्जित करेंगे या गवाएंगे यदि शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नजरअंदाज कर दें। ठीक है, तो 5.5 घंटा तो ये हो गया, ये तो हम जान ही रहे हैं कि भारत ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा। इधर चलना है, 0 से कहां तक जाना है? 97:30 तक। कहां तक? 97 डिग्री 30 मिनट तक। 97 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करा दूं, 100 चौक के 400, और उसमें से 12 घटा दूं, कितना आ जाएगा? ठीक है, 400 में से अगर 12 घटा दिया जाए तो 388, और 30 का मतलब 2, यानी टोटल 390 मिनट हो जाए।
और 390 मिनट को घंटे में बदल दूं, कितना घंटा हो जाए? 6.5 घंटा। दोनों को जोड़ दिया, 6 5 11 और एक कितना 12 घंटा। पश्चिम में जा रहे हैं, ठीक है, तो समय पीछे जाता है और जब पीछे जाता है तो अर्जित करते हैं, यानी उतना टाइम बच जाता है। आधा दिन अर्जित करेंगे, यानी कितना घंटा? 12 घंटा जवाब हो जाए। चलिए जरा बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 66 नंबर, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता है। सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं। तो ठीक ही बात है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य की सीधी किरणें कर्क और मकर रेखा के बीच में ही पड़ती हैं। तो कह रहा है कि मकर रेखा, यानी कि चलिए बना ही लेते हैं, ठीक है, ये है आपका 0 डिग्री, ये हो जाए आपका 23.5 डिग्री, ठीक है, ये हो जाए आपका 66.5 डिग्री। कह रहा है इस वाले हिस्से में, वही ना, हाँ ठीक है, इस वाले हिस्से में तापमान मध्यम, ठीक है, बिल्कुल सही है, कथन भी सही, कारण भी सही और दोनों व्याख्या भी कर रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प का क्या करिएगा? चयन करना है, ठीक है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक, तो जहां से निकला है, ठीक है, तो वहीं पर सबसे ज्यादा क्या करेगा? ठीक है, हानि पहुंचाएगा, ठीक। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो, तो नेपाल में भूकंप आता है, ठीक है, तो नेपाल में तो बड़ी हानि हो जाती है, लेकिन क्या गोरखपुर में हल्का फुल्का एहसास सुनाई देता है, ठीक है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इसका प्रभाव क्या होता जाएगा? कम, यानी ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए जरा देखते हैं, घास के कुछ मैदान दिया हुआ, तो आसान सा है। ऑस्ट्रेलिया को मिला दिया किससे? तो सर डाउन से मिला दीजिए। वेनेजुएला को किससे? लानोस से। अर्जेंटीना को किससे मिला दिया जाए? पैम्पॉस से। और ब्राजील को किससे? कंपास से, ठीक है। आप जानते रहिएगा। और भी घास के मैदान, जैसे कहेगा स्टेपी, तो आप क्या बोल दीजिएगा? सर यूरेशिया से, ठीक है। या कहेगा, कई बार पूछा है कौन सा? प्रेयरी, तो प्रेयरी कहां पर? तो सर नॉर्थ अमेरिका बोल देना है। क्या बोल देना है? नॉर्थ अमेरिका। अगर पूछा पुस्ताज कहां पर है, तो आपको क्या बोल देना है? हंगरी बोल देना है। याद रखिएगा, यूक्रेन को कहा जाता है ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, यानी रोटी की डलिया। कौन सा ऑप्शन मैच किया? तो सर सी और डी। ए में मिला दिया जाए किसको? सी को। कौन सा ऑप्शन? ए में थर्ड, ठीक है, किसको मिला दिया जाए? ए से, ठीक, ब्राजील को। ए में 4, कौन सा दिख रहा है? फर्स्ट वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक। 69 नंबर, ट्रांस साइबेरियन रेलवे तंत्र दुनिया का सबसे लंबा रेलवे लाइन की बात कर रहा है। किसको जोड़ रहा है? ठीक है, ये किसको जोड़ रहा है? बात इसकी हो रही है कि मॉस्को और व्लादिवोस्टॉक से नहीं, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक, ये है दुनिया का सबसे लंबा रेल लाइन। सड़क नहीं, सबसे लंबा रेल लाइन रूस में है। सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है किसको? व्लादिवोस्टॉक से। जवाब हो जाए सेकंड वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं जरा अगले सवाल की तरफ, ठीक है, देखते हैं क्या कहता है। 70 नंबर, जल संसाधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर पृथ्वी पर जल बढ़ाया जा सकता है पर घटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो जरा देखा जाए, अलवड़, ठीक है, जल का केवल 2.7% जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त और उपलब्ध है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में प्रारंभ। पूछ बताना है हमें कि कौन सा या कौन से कथन इसमें से क्या है? सही है। कौन सा कथन क्या है? सही है, ठीक। तो पृथ्वी पर जल बढ़ाया जा सकता है पर घटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। क्या ये सही है? तो गलत। अलवर जल का केवल 2.7%, ठीक। तो जब हम बात करते हैं टोटल जल की, तो यहां हो जाए कि 97.5% पानी कैसा है? लवण जल है। बच गया कितना परसेंट पानी? तो ये बच गया आपका लगभग 2.5%। ये है अलवण, और इस अलवण का, ठीक है, 74% किससे आता है? तो सर ग्लेशियर से आता है, ठीक है। और 24% किससे आता है? तो अंडरग्राउंड यानी कि भूमिगत जल से आता है। अब अंदाजा खुद ही लगा लीजिए, क्या 2.7% जल ही मानव उपयोग के लिए है? क्या गलत हो जाए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? केवल सी। क्या हो जाए? केवल सी हो जाए, ठीक है। चलिए जरा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हवाई जहाज उड़ाने के लिए समताप मंडल को क्या? समताप मंडल याद रखिएगा, पृथ्वी के जब हम वायुमंडलों की बात करते हैं तो पहला मंडल कौन सा मंडल? तो सर क्षोभ मंडल। दूसरा मंडल कौन सा? समताप मंडल।
तीसरा मंडल कौन सा, तो मध्य मंडल। चौथा मंडल कौन सा, आयन या ताप या बाह्य वायुमंडल। और सबसे ऊपर कौन सा, बहिर्मंडल। याद रखें सभी मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में। हवाई जहाज किस में उड़ते हैं, जेट विमान किस में उड़ते हैं, समताप में, क्योंकि यह बादलों से मुक्त होता है, मौसमी संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है। ठीक है, कौन सा जवाब दिख जाए आपको, ए और बी वाला, क्या दिख जाए, ए और बी वाला ऑप्शन दिख जाए। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में कौन सा कथन सही है। वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध उष्ण सदाबहार वन कहां मिलेंगे, जहां बारिश ज्यादा। ठीक है, तो पानी बचाना है कि उड़ाना है, सर पानी उड़ाना है। पानी उड़ाना है तो पत्ता छोटा रखे कि बड़ा रखे, पत्ता बड़ा रखे। और पत्ता रखे कि गिरा दिया जाए, सदैव रखा जाए। तो यानी जहां तापमान ज्यादा वहां पर कौन से वन, और क्योंकि वहां बारिश ज्यादा तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब देखते हैं जरा। ठीक है, ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के आसपास पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए जरा। ठीक, ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक गर्म है, इसलिए वाष्पीकरण ज्यादा, और वाष्पीकरण ज्यादा तो बारिश भी ज्यादा, ये भी ठीक है। अल्प शुष्क मौसम होता है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, ये थोड़े समय के लिए अपनी पत्तियां झाड़ते हैं, पत्तियां गिराते ही नहीं हैं। ठीक है, ए और बी कोई ऑप्शन दिखा तो थर्ड वाला ऑप्शन दिख जाए सर। चलिए जरा बढ़िए अगले सवाल की तरफ। कौन से कारणों से लोग ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर जाते हैं। गांवों से शहरों में बहुत रोजगार की तलाश में, शिक्षा की तलाश में, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में। ठीक है, बेहतर आवास भले ना कह दिया जाए, लेकिन आवास तो गांव में ही अच्छे होते हैं। ठीक, तो जवाब क्या हो जाएगा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। ए बी सी कोई दिख रहा है सर, चौथा वाला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, चलिए जरा बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। औद्योगिकरण अक्सर नगरों एवं शहरों के विकास एवं वृद्धि को बढ़ावा देता है, बिल्कुल ठीक है। उद्योग उस स्थान पर स्थित होते हैं जहां औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कुछ या सभी घटक आसानी से उपलब्ध होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जैसा कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी लगाना है तो बिना नदी ना हो, इसलिए जिन शहरों में नदियां होती हैं वहां बड़े शहर, ठीक कह रहा, जैसे कानपुर नगर उत्तर प्रदेश का कहें तो कानपुर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, क्यों, गंगा नदी बहती है। लंदन, क्यों, टेम्स नदी बहती है। पेरिस, क्यों, सीन नदी बहती है। ठीक है, न्यूयॉर्क, क्यों, हडसन नदी बहती है। वॉशिंगटन, क्यों, पोटोमैक नदी बहती है। दिल्ली, क्यों, यमुना नदी बहती। यानी कि ठीक, कुछ घटक आसानी से क्या होने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, तो जरा देखा जाए कौन सा इसमें क्या हो जाए, जवाब हो जाए। ठीक, औद्योगिकरण अक्सर नगरों एवं शहरों के विकास एवं वृद्धि को क्या देते हैं, बढ़ावा, ये तो सही है। दूसरा भी कथन सही है, लेकिन नगरों और ठीक है शहरों के विकास एवं वृद्धि क्या उद्योग के घटकों से कोई लेना देना नहीं है। यानी ए और आर दोनों सही हैं, परंतु इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक, चलिए अगला सवाल। मल्च बनाने में, ठीक, मल्च बनाने में पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दिया जाता है। ठीक है, प्रवाल से ढक दिया जाता है ताकि, ठीक, इससे भूमि अपरदन को कम नहीं, इससे किसानों को खेत में चलना आसान नहीं, खरपतवार की वृद्धि नहीं, क्या इससे मृदा को आर्द्रता रोकने में, क्या यानी ह्यूमिडिटी बाहर जाने न पाए। ठीक है, इससे जो है जैव पदार्थ, ठीक, यानी कि वह उसे अत्यधिक रूप में प्रभावी बना पाता है। ठीक है, चलिए जरा आगे बढ़ा जाए। भारत में काफी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है, निम्नलिखित में से उन कथनों की पहचान करिए, ठीक, जो विविधता को दर्शाते हैं। रोज चर्च जाने के लिए मेखला पहनना पसंद करती है। राजू का परिवार कई पीढ़ियों से सफाई का काम ही कर रहा है। अहमद ईद पर अपनी दादी से मिलने जाता है। रवि अपने बहनों से मिलने और उनके साथ समय बिताने तीज के समय अपने गृहनगर जाता है। ठीक है, अलग अलग यहां पर चीजें बताई गई हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा जवाब है। ठीक है, जो ये कह रहा है एक कि सामाजिक सांस्कृतिक, तो रोज की बात किया है तो यह किससे जुड़ा हो गया, ईसाई धर्म से जुड़ा हो गया। अहमद की बात किया है तो इस्लाम से जुड़ गया। रवि की बात किया तो यह देखिए यह भी धर्म है, यह ईद भी जुड़ा हुआ है, और किसके समय मिलने जा रहा है, तीज से। यहाँ राजू का परिवार कई पीढ़ियों से सफाई का काम, ये सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को नहीं दर्शाता। जवाब हो जाए कौन सा, ठीक है, ए सी डी, कौन सा वाला ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, ए सी और क्या हो जाए, डी हो जाए। चलिए जरा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
खबर लहरिया, चूंकि ये जुड़ा हुआ है कहां से, तो ये बुंदेलखंड के क्षेत्रों में, विशेषकर चित्रकूट के आसपास में कुछ महिलाओं द्वारा शुरू किया गया एक समाचार पत्र है, पाक्षिक समाचार, जिसमें आसपास की घटनाओं के बारे में बताया जाता है। अब जरा देख लिया जाए, स्थानीय बोल दिया हो तो यहां देखिए गया स्थानीय संचार माध्यम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। एक समाचार पत्र में संतुलित रिपोर्ट के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? कहानी के सभी पक्षों का वर्णन, ठीक है, कहानी के सभी पक्षों का वर्णन, ठीक है। निष्पक्षता तो बहुत सत्ताधारी दल का पक्ष, यही आजकल हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए, ठीक है। राजनीतिक प्रभाव से मुक्त, यानी ए, बी और डी, कोई ऑप्शन दिखा तो सर थर्ड वाला ऑप्शन दिखा, ए, बी और डी वाला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ा जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया धर्मनिरपेक्षता का मॉडल भारत में अपनाए गए धर्मनिरपेक्षता के मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, धार्मिक संस्थाओं को दी गई स्वायत्तता, धार्मिक संस्थाओं की मान्यता, अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकार, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के स्तर, इसी प्रकार ये भिन्न है। तो अमेरिका और भारत की धर्मनिरपेक्षता एक जैसी नहीं है। जन सुविधाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, बिल्कुल ही सही है। यह हर व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, उसे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त में, ठीक है, मुफ्त पानी मिले, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आप सक्षम हैं तो आप जो है पर्याप्त मात्रा में, यानी कि आप टैक्स नहीं देंगे पानी का, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो दूसरा वाला गलत है, केवल ए सही है। कौन सा ऑप्शन? सी फॉर कैट वाला ऑप्शन हो जाए। ए सही है लेकिन बी गलत है। आगे बढ़ा जाए। भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प का क्या करिए? चयन करिए। 1980 के दशक की शुरुआत तक पर्यावरण को एक मुक्त इकाई के रूप में माना जाता था। कोई भी उद्योग बिना किसी प्रतिबंध के हवा और पानी को प्रदूषित कर सकता था। ठीक है, ठीक, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जरूरत इसी भोपाल गैस त्रासदी हुआ 1984 में, तब आया 1986 का कौन सा अधिनियम? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में आया था। तो पहला तो सही है। यूनियन कार्बाइड कंपनी ने गैस रिसाव से हुए प्रदूषण से निपटने के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च किए। बिल्कुल ही गलत है। अगर अच्छे खासे पैसे खर्च किए होते तो गैस का रिसाव हुआ ही नहीं होता, यानी दूसरा तो गलत है। ए सही है लेकिन बी क्या है? गलत है। चलिए बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। सुल्तानाज ड्रीम की लेखिका कौन है? कई बार पूछा जा चुका है, आसान सा सवाल है। आप उत्तर भी यूं ही आसानी से बता सकते हैं। रुकैया सखावत हुसैन। क्या नाम है? रुकैया सखावत हुसैन नाम है। ठीक है, चलिए जरा अगला देखा जाए। ठीक, क्या कह रहा है? रूढ़िवादिता क्या होता है? ठीक, किसकी बात कर रहा है? रूढ़िवादिता की क्या कर रहा है? बात कर रहा है। एक मान्यता की विशेष समूह के लोग के पास कुछ अचर लक्षण होते ही होते हैं। लड़की है तो सेना में नहीं जा सकती, घर में लड़की पढ़ी लड़का पढ़, लड़की डॉक्टर बनेगी, लड़का इंजीनियर बनेगा, यही तो रूढ़िवादिता है। तो ये हो जाए, एक में किसको मिला दिया जाए? बी को मिला दिया जाए। ठीक है, फिर अगला भेदभाव। ठीक, क्या तात्पर्य है? जब लोगों के साथ समानता या सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता है। उल्लंघन, जब कोई बलपूर्वक कानून तोड़ता है। तो हो जाए, कौन सा जवाब हो जाए? ठीक है, फर्स्ट में बी मिला दिया जाए और सेकंड में सी मिला दिया जाए। अगला सवाल। किस अधिकार के निरस्त होने के मामले में व्यक्ति शिकायतों के ऊपर पुनर्विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर सकता है? ठीक है, आसान सा है, आप कई बार इसकी जानते ही हैं। कौन सा अधिकार? मौलिक अधिकार की बात की जाती है। सीधे कहां जाइए? सुप्रीम कोर्ट। कौन से अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा है? वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, ठीक है, बुजुर्गों की देखभाल करना, ठीक, सभी आम चुनावों में मतदान करना, अभिभावकों को छोटे बच्चों को, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास और अभिभावकों को छोटे बच्चों को विद्यालय में भेजना। ए और डी यही मौलिक कर्तव्य में शामिल है। ठीक है, आम चुनाव में मतदान को 11 मौलिक कर्तव्यों में लिखा नहीं गया है। कौन सा ऑप्शन दिख जाए? डी वाला ऑप्शन दिख जाए। कौन सा? डी वाला ऑप्शन दिख जाए। आगे बढ़ा जाए। संविधान के किस अनुच्छेद में दिया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे नागरिकों को एक वकील की सेवाएं प्रदान करे जो कमजोर सामाजिक, आर्थिक या स्थितियों या अन्य प्रकार की अक्षमताओं के कारण जुड़े हुए? वैसे तो 21 में भी एक जगह लिखा हुआ है, लेकिन स्पष्ट रूप में कहां लिखा है? 39 की क में लिखा हुआ है।
ठीक है, निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, इसी के लिए गठन किया गया है किसका? नालसा का। किसका? 1987 में राष्ट्रीय विधिक संरक्षण अधिकार अधिनियम आता है, नालसा एक्ट जिसे कहते हैं। अगला, भारत के संविधान ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों के अनुदान द्वारा विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों को सांस्कृतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया। यह इसलिए किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समूहों की संस्कृति को विभिन्न समुदायों से सुरक्षित, ऐसी जरूरी नहीं है, पर ठीक बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति द्वारा प्रभुत्व न जमाया जाए। इसीलिए अनुच्छेद 29 और 30 आपको यह अधिकार देते हैं कि आप अपने सांस्कृतिक धार्मिक अधिकारों को सुरक्षित रख सकें। अगला, भारत सरकार कई उपाय करती है, जैसे कि हाशियाई समूहों के लिए समिति का गठन और सर्वेक्षण करवाना। यह उपाय इसलिए किए जाते ताकि ये समूह उन राजनीतिक दलों जो सरकार चला रहे हैं की भूमिका का सराहना करें और उन्हें मान्यता प्रदान करें। ठीक है, तो पहला तो सही है, लेकिन कह रहा है कि ये समूह उन राजनीतिक दलों जो सरकार चला रहे हैं उनकी सराहना करें। तो सरकार की बड़ाई करना किसी की जिम्मेदारी नहीं है या उन्हें मान्यता देना नहीं। तो कथन ए सही है, लेकिन बी क्या है? गलत है। अगला सवाल कह रहा है भारत के इतिहास का विभाजन जेम्स मिल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा की बात कर रहा है? जेम्स मिल द्वारा। तो जेम्स मिल ही है जो धर्म के आधार पर बांट दिया कि पहले हिंदू काल, फिर मुस्लिम काल, फिर ब्रिटिश काल। कौन सा दिख गया? बी फॉर बॉल वाला ऑप्शन। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। क्यों घूमते रहते थे? किसी इलाके में पौधों और जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव है। ठीक, कथन तो दोनों ही सही है परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, कथन दोनों ही सही है परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक, क्योंकि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह दूसरी जगह पर घूमते रहते, किसी इलाके में पौधों और जानवरों जैसे संसाधनों खत्म होना संभव है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर उनके भोजन खत्म होंगे तभी वह सुरक्षित स्थान, वैसे सुरक्षित स्थान सही जवाब होता है, लेकिन यहाँ पर यह भी ठीक लग रहा है। ए और आर दोनों सही और सही व्याख्या भी करता है। चलिए जरा बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। ऊन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सच्छारक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धों, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यह कताई बुनाई कारखानों पर दिए गए निर्देश निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ में वर्णित हैं? तो ये लिखा गया है कौटिल्य की अर्थशास्त्र में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? कौटिल्य की अर्थशास्त्र में लिखा गया है। चलिए जरा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 90 नंबर क्या कह रहा है? 7वीं शताब्दी से शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता और संसाधनों को प्रदर्शन करने का प्रयास किया। 10वीं और 11वीं शताब्दी शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। कथन तो दोनों सही है। अब सवाल यह है कि व्याख्या कर रहे हैं कि 7वीं शताब्दी से शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों को प्रदर्शन करने का प्रयास किया। 10वीं और 11वीं शताब्दी के शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते, मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। देखिए बिल्कुल सही है और इसकी क्या कर रहा है? व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, 1, 2 दोनों ही सही है। 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को अपना निशाना, क्यों निशाना बनाते थे? कथन 1 और 2 तक 1, 2 की सही व्याख्या ठीक नहीं है। ठीक है, दोनों ही सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। 91 नंबर। ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली, ये तो 2 जगह दिखती है। एक वो मंदिर जिसको मानसिंह ने बनवाया था, तो कौन सा मंदिर सर? वृंदावन का गोविंद देव मंदिर। किसने बनवाया था? तो राजा मान सिंह ने बनवाया था। ठीक है, अकबर के दरबार में रहते और अकबर ने क्या बनवाया? फतेहपुर सीकरी के महल बनवाए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। बढ़िए जरा अगले सवाल की तरफ। बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते थे। ठीक, ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र उठा लिया था। ए और बी दोनों ही सही है। ठीक, तो कुछ ऐसे क्षत्रिय मिले जिन्हें ब्रह्म क्षत्र कहा जाता। जैसे कि आप जानते हैं सेन वंश के राजाओं को ब्रह्म क्षत्रिय कहा गया, यानी वो ब्राह्मण थे परंतु किसका पेशा अपनाए? क्षत्रियों का पेशा अपनाए। ए और बी दोनों क्या हैं? सही हैं। अगला सवाल। 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए।
ठीक है। ब्लैक देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को कहा गया जो फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पर रहा करते थे। ठीक है, तो सवाल है केवल ए सही है, क्योंकि सिर्फ फोर्ट सेंट जॉर्ज नहीं बल्कि फोर्ट सेंट विलियम आएगा जवाब, केवल ए सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। औपनिवेशिक भारत के स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर 1793 में थॉमस मुनरो ने बंगाल प्रांत में अस्थाई बंदोबस्त की क्या की थी? शुरुआत किया था। किसकी बात कर रहा है? तो ये गलत है। जैसा कि हम जानते हैं अस्थाई बंदोबस्त से जुड़ा हुआ व्यक्ति का नाम क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, तो पहला तो गलत हो गया। अगला, इसके तहत राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के में मान्यता दी गई, तो ठीक लग रहा है। जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने का अधिकार दिया गया, दोनों ही सही हैं, बी और सी। इसी में जुड़ा हुआ है सूर्यास्त का अधिनियम भी जिसे कहते हैं। ठीक, सूर्यास्त का नियम भी अस्थाई बंदोबस्त यानी पीएस एक्ट से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल 95 नंबर। विलियम एडम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विलियम एडम एक स्टॉकिस्ट प्रचारक थे, ठीक लग रहा है। वह एक अंग्रेजी शासक थे। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा किया था। उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए किया था। अब देखते हैं जरा कौन सा इसमें कथन गलत है। ठीक है, तो जब ठीक अधिकारी के तौर पे जिम्मेदारी मिल रही है तो शासक तो हो ही नहीं सकते हैं, तो जवाब हो जाए कौन सा? 1, 3 और 4। कौन सा जवाब हो जाए? 1, 3 और 4 वाला ऑप्शन हो जाए। बढ़िए, जरा मिलान करना है, आसान सा है। राजा राम मोहन राय मिला दीजिए ब्रह्म समाज से, दयानंद सरस्वती को आर्य समाज से। ठीक है, इसके लिए जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को किससे मिला दिया जाए? विधवागृह से। पंडित रमाबाई को लड़कियों के लिए स्कूल से। ठीक, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति निम्न में से क्या थी? अपनाई गई रणनीति क्या थी? पश्चिमी विचारों का हवाला देना, समर्थन देने वाले अंधविश्वास, गलत ही हो गया तो नेगेटिव शब्द हो गया। प्राचीन ग्रंथों में श्लोक या वाक्यों को ढूंढना, ए और सी। कौन सा ऑप्शन? चौथा वाला ऑप्शन। बढ़िए, जरा अगले सवाल की तरफ। कौन से आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के क्या थे? हिस्सा थे। खेड़ा गुजरात के पाटीदार, बिल्कुल सही है, 1918 से जुड़ा हुआ है। पंजाब के घूसखोर महंतों के खिलाफ अकाली आंदोलन का, जो कि 1920-21 में ही चला था, इससे गांधी जी का कोई लेना देना नहीं है। गुजरात में नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा। आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिला, ये भी ठीक है। गरीब किसान जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह, ये भी ठीक है। ठीक है, जवाब क्या हो जाए इसमें? ठीक, कौन सा वाला नहीं होगा? 2 वाला। 1, 3, 4। कौन सा? चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाए? सही हो जाए। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं। ठीक, अगला। ठीक, 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम के आंदोलन के नाम से जाना गया? तो आंध्र क्षेत्र में इसे कौन सा आंदोलन नाम दिया गया? वंदे मातरम आंदोलन नाम दिया गया। ठीक है, चलिए जरा अगला सवाल देखते हैं। 100वां सवाल। ठीक, 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन किया। ठीक है। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय जिसे कृषि तथा उपभोक्ता वस्तु, गलत है। पहले में कृषि था, दूसरे में तो भारी उद्योग था, तो केवल ए सही है। कौन सा? थर्ड वाला ऑप्शन हो जाए। ठीक, तो ये आपके कुल 100 सवाल। ठीक, आगे भी है, देखते हैं जरा। अच्छा, एक और है, इसे भी देख लेते हैं। फुले ने, ज्योतिबा फुले की बात कर रहा है, जिन्होंने चलाया था कौन सा समाज? सत्यशोधक समाज। ठीक है, याद रखिएगा, सत्यशोधक समाज कौन सी पुस्तक है? गुलामगिरी, एक पुस्तक का नाम भी आप जानते होंगे प्रमुख रूप से। फुले ने ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की थी। ठीक है, उन्होंने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावों पर खुलकर हमला किया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि आर्य विदेशी थे। वह अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे। उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी संघर्ष को समर्पित किया था। ठीक है, ये ठीक नहीं लग रहा है। ठीक, तो क्या जवाब हो जाए? ए, बी, सी, डी। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक, तो ये हो गया आपका कुल कितने? चलिए 101 सवालों की बात हम लोगों ने ठीक है किया था। ठीक, आज के सेशन में हमने आपको ठीक है एसएसटी में पूछे गए सीटेट की, ये आपके आज के लिए, आज आप जब इसे देखेंगे या कल देखेंगे, ये इतना बस पढ़ के जाना है रिवाइज, निश्चित तौर पे 20-22 क्वेश्चन इतने में से मिल जाने। ठीक है,
हमारी टीम उमंग क्लासेस आपके साथ जुड़ी हुई ताकि आपके सीटेट के सफर को अगले 1-2 दिनों में और आसान बना दिया जाए, ताकि जब परसों 7 तारीख और उसके बाद 8 तारीख को जब आप एग्जाम देने जाएं तो आश्वस्त रहें कि जो पढ़ा है उसी में से फंसेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मनीष सिंह। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।